समरी नोट्स बाद में बनेगा, अभी O2C के बाद आगे चल रहे नेक्स्ट पार्ट है इसमें CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब ये क्या है, इसके ऊपर मेरे को इतना ज्ञान है कि मेरे को पूरा दिन आप बुलवा लीजिए तो कम है, लेकिन मैं अपने आप को रोक कर आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। CRM के बारे में जैसे मैंने यहां पे बोला था, ये CRM, ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर बोला था या कस्टमर अकाउंट एग्जीक्यूटिव बोला था, पर्सन के एंगल से बोला था। ये क्या है, ये एक पूरा प्रोसेस के एंगल से कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस डिजाइन करने के लिए बोल रहा है जहां पर कस्टमर रिलेटेड जितना भी एक्टिविटी एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है वो सब कैप्चर हो जाए। तो CRM का एक बड़ा अम्ब्रेला है जिसमें कस्टमर के बारे में जब से अपने सोच रहे हैं सब कुछ वहां कैप्चर हो जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि हम लोग सबसे पहले कस्टमर के बारे में कब सोचते हैं। इमेजिन करो एक कंपनी है, वो पहली बार कस्टमर के बारे में कहां से सोचना शुरू करती है। सोचो, दिमाग चलाओ। आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो कस्टमर के बारे में पहला थॉट पॉइंट कहां से स्टार्ट होता है। आइडियली एक कंपनी कस्टमर सेंट्रिक कंपनी होती है, वो शुरू से अंत तक कस्टमर के बारे में ही सोचते रहे तो वो आगे बढ़ती है। जेफ बेजोस का कहना है कि अगर मैं कस्टमर से ऑब्सेस्ड नहीं होता, वहां पे एक वर्ड उन्होंने यूज किया ऑब्सेस्ड, तो मैं इस कंपनी को यहां तक नहीं पहुंचा पाता। मेरे कस्टमर जो जब चाहे मैंने वैसा वैसा किया। बोलते हैं मैं अपनी बोर्ड मीटिंग में हमेशा एक सीट खाली रखता हूं। ये सीट खाली इसलिए रखता हूं कि इमेजिन करता हूं कि वहां कस्टमर बैठा हुआ है और हमें सुन रहा है, और बारी बारी से हमारे जो बोर्ड में लोग होते हैं या टीम के लीड लोग होते हैं वो सीट पे बैठते हैं और कस्टमर बन के सोचते हैं, तब जाके हम लोग कोई चीज को चालू करते हैं, तब जाके अमेज़न आगे बढ़ता गया। तो ये जो सोच है दिमाग में, वहां से कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बिगिन होता है। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बिगिन कहां से होता है, जहां पे आप ये सोचना शुरू करते हो कि हम अपने बिजनेस में क्या करें, कैसा बिजनेस करें, किस तरह की सर्विस दें, किस तरह का गुड्स बनाएं, गुड्स का फीचर्स क्या होगा। वहां से कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो इट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम मार्केट रिसर्च। अगर मैं पहला पॉइंट बोलूंगा तो वो क्या है, मार्केट रिसर्च। उसको करने के लिए आप कस्टमर से 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हो, ठीक है। आप उनको ईमेल भेज सकते हो, आप उनसे चैट कर सकते हो, आप उनको व्हाट्सएप कर सकते हो, आप उनको फॉर्म्स भेजते हो, सर्वे फॉर्म्स, टू आइडेंटिफाई व्हाट योर कस्टमर्स आर थिंकिंग। तो ये CRM का पहला स्टेप है। अब इसके लिए कोई जरूरी नहीं टेक्नोलॉजी चाहिए, बस ये प्रोसेस अगर आपके यहाँ पे है तो आपके यहाँ पे CRM है। CRM विथ टेक्नोलॉजी इज एडवांस्ड CRM, ठीक है। बट CRM कैन ऑल्सो बी इम्प्लीमेंटेड विदाउट टेक्नोलॉजी एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर हैविंग, बट दे आर नॉट कीपिंग द प्रॉपर रिकॉर्ड्स। तो मार्केट रिसर्च का डेटाबेस अगर मेंटेन कर ले रहे हो तो आपने थोड़ा सा उसको ऑर्गेनाइज कर लिया, उसका फाइलिंग सिस्टम बना लिया तो ऑर्गेनाइज कर लिया। रिसर्च करने के बाद आपने मान लीजिए अब मार्केट में पब्लिसिटी, एडवर्टीजमेंट, क्या बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट चालू किया, प्रचार। तो प्रचार करने के लिए आपने जो भी डेटाबेस बनाया वो सब भी CRM का पार्ट है, क्योंकि उसमें भी कस्टमर के बारे में सोच के एडवर्टीजमेंट बन रहा है। आजकल डिजिटल एड का कॉन्सेप्ट आ गया है, तो डिजिटल एड्स का डेटाबेस होगा कि पता चलेगा कौन सा एड किस शहर में कौन सा एज ग्रुप को कैसा अपील कर रहा है ना। रात में देख रहे हैं, सुबह देख रहे हैं, कितना देर देख रहे हैं, तो एडवर्टीजमेंट रिलेटेड डेटाबेस आ गया। फिर उसके बाद हम लोग उस एडवर्टीजमेंट से लीड जनरेट करेंगे, तो लीड्स का डेटा आ गया। लीड्स मतलब इंक्वायरीज।
लीड्स से फिर कन्वर्जन ट्रैक करेंगे कि वो सेल हुआ कि नहीं हुआ। और एक प्रोसेस होता है लीड टू कन्वर्जन प्रोसेस, जैसे ऑर्डर टू कैश प्रोसेस है, ऐसे लीड टू कन्वर्जन प्रोसेस होता है। तो वो लीड टू कन्वर्जन प्रोसेस भी बोलते हैं बहुत बार, बहुत लोग इसको पाइपलाइन भी बोलते हैं। लीड टू कन्वर्जन पाइपलाइन मतलब होता है ना, कस्टमर का 10 बार इंक्वायरी आएगा या हम लोग 4 बार फॉलो अप करेंगे, ऐसा सिस्टम होता है। इसके पीछे एक सिस्टम वर्क करता है। जो लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं उन लोग को ये सब चीज़ सिखाया जाता है, मतलब प्रॉपर मार्केटिंग जो लोग सीखता है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग आजकल है ना, हुआ हो गया है, कुछ भी सिखाता है डिजिटल मार्केटिंग में, है ना। तो जो प्रॉपर मार्केटिंग सीखते हैं उनको ये सिखाया जाता है कि लीड टू कन्वर्जन प्रोसेस क्या होगा। अब ये लीड टू कन्वर्जन प्रोसेस, ये लीड टू कन्वर्जन प्रोसेस के बाद कस्टमर को फिर समझो सारा ऑर्डर टू कैश प्रोसेस चलाना है। ऑर्डर टू कैश प्रोसेस भी होगा। ऑर्डर आ गया, कन्वर्जन मतलब ऑर्डर आ गया, सेल्स वाले का काम खत्म, सेल्स वाला यहाँ पे चलता है। ऑर्डर टू कैश मतलब ऑर्डर फुलफिलमेंट चल रहा है, सीआरएम का काम चालू हो गया। सीआरएम मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर। फिर उसके बाद फीडबैक लेंगे हम लोग, है ना, और आफ्टर सेल सर्विस देंगे। कोई उसका सपोर्ट, जिसको अपने सर्विस भी बोल सकते हो, सपोर्ट टिकट रेज होगा, उसका टिकट रेज करके उसका क्वेरी सॉल्व करेंगे, इशू सॉल्विंग, ठीक है, इश्यूज को सॉल्व करेंगे। और इन पूरे पांचों से जितना भी डेटाबेस बना उस सारा डेटा को लेकर एनालिसिस भी कर सकते हैं ऑफ ऑल डेटाबेस कि कस्टमर किस पे अच्छा रिएक्ट किया, किस पे नहीं किया। अगर आपकी कंपनी में सारा प्रोसेस एग्जिस्ट करता है, राइट फ्रॉम मार्केटिंग टू सेल्स टू सर्विस टू एनालिसिस, तो आपके यहां पे सीआरएम है। सीआरएम एक सिस्टम है, एक सोच है, एक थॉट प्रोसेस है जो ये कह रहा है कि कंपनी बिना कस्टमर के चलती नहीं। तो कंपनी में कस्टमर रिलेटेड जितने भी इंटरेक्शंस हैं उन सबको एक जगह रखा जाए। इसके साथ साथ कस्टमर का डेटाबेस भी मेंटेन किया जाए इस तरह से कि कस्टमर का कब किससे क्या बात हुआ, कहां पे वो क्या करने गया, वो भी हमें दिखे। तो ये हुआ सीआरएम, ये हुआ सीआरएम, ठीक। अब आज का मॉडर्न जमाना का जो सीआरएम आ गया है वो हो गया आजकल सब टेक्नोलॉजी बेस्ड, सॉफ्टवेयर बेस्ड। और सॉफ्टवेयर भी पहले क्या होता था, लोग अपने लोकल कंप्यूटर में इंस्टॉल करके यूज करते थे, आजकल सब क्लाउड कॉन्सेप्ट हो गया। बहुत लोग को पता है क्लाउड मतलब ही नहीं पता। क्लाउड मतलब सोचते आसमान में, तो बोलता है अगर बिजली कड़केगी तो मेरा सॉफ्टवेयर काम करेगा कि नहीं। क्लाउड मतलब आसमान नहीं है। क्लाउड मतलब है कि इट इज बेसिकली केप्ट इन अ बिगर मशीन which is being managed by companies like Google, Microsoft, and they are providing you a connection to that machine which you can access anywhere across the world. That is nothing but internet. So these machines are connected through very, very big wires across the world, and those wires are connected to various towers. From those towers, the Wi-Fi networks and other networks are connecting together to provide you the data at any device or any place across the world by just giving your user ID and password. So that is the cloud infrastructure. तो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये सारा डेटा आजकल रखने का कॉन्सेप्ट आ गया। बहुत सारी कंपनियां हैं ऐसी जो ये सॉफ्टवेयर्स बना के रखी हैं, आपको बस उनसे लेना है, मंथली चार्ज देना है और फिर अपने हिसाब से इसको कॉन्फ़िगर करना है। अगर आप कॉन्फ़िगर कर लेते हो तो आप इसकी पावर को अनलिश कर सकते हो। कॉन्फ़िगर नहीं करना आया तो वो सॉफ्टवेयर का पैसा भी गया और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और ये कॉन्फ़िगरेशन हर कोई कर नहीं सकता है, इसके लिए लगता है कंसल्टेंट। और कंसल्टेंट कौन है? फोन करने का, कंपनी में मेरा पिचिंग कराने का, ठीक है। फिर मैं कंपनी को बिल करूंगा, कंपनी मेरा बात मानेगा और सब काम हो जाएगा।
कंसल्टेंट का काम यही है। कंसल्टेंट आइडियाज भी देता है यार, ऐसा नहीं खाली बिल करता है, ऐसा मत सोचना। तो वो कॉन्फ़िगरेशन जो सॉफ्टवेयर्स में कर लेंगे तो यू विल बी एबल टू यूटिलाइज द पावर ऑफ CRM सॉफ्टवेयर बेटर। CRM सॉफ्टवेयर सस्ते आते हैं, कॉन्फ़िगरेशन महंगा होता है। सॉफ्टवेयर के पीछे नहीं जाना है, कॉन्फ़िगरेशन के पीछे जाना है, ठीक है। खैर, आपको पूरा बात समझ में आया। तो CRM सॉफ्टवेयर्स होने से आपकी कंपनी में एक डिफरेंट लोग, अगर मान लो कस्टमर को डील करने वाले 100 लोग हैं, तो 100 के 100 लोग एक एक कस्टमर का सारा डेटा देख पाएंगे, तो वो अकॉर्डिंगली डिसीजन मेकिंग ले पाएंगे। जैसे मार्केटिंग वाले को ये पता चलने लगा कि कस्टमर का सर्विस में क्या क्या इश्यूज आ रहा है, तो मार्केट रिसर्च जब कर रहा था तो कस्टमर उसमें कुछ बोला नहीं बोला बात अलग है, बट इश्यूज दिख रहा है तो उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट डिजाइन करा सकता है, राइट। तो इश्यूज दिख रहा है तो सेल्स वाले को अगर कस्टमर बोले जा रहा है तो सेल्स वाला भी अपना सेल्स को बेटर करने के लिए पहले इश्यूज रिजॉल्व करवा लेगा। तो इस तरह से कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है, ठीक है। चलो अब आगे पढ़ते हैं। CRM 3 प्रकार के आपको आगे मिलेंगे, पढ़ेंगे हम लोग। स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल भी बोलते हैं या कोलैबोरेटिव भी बोलते हैं, ऑपरेशनल और एक एनालिटिकल। 3 नाम आपको यहाँ नीचे दिखेंगे, स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल और एनालिटिकल। एनालिटिकल CRM मतलब ये जो एनालिसिस है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा डेटा होता है, तो वो बिग डेटा एनालिटिक्स वाला चीज़ ही होता है जो स्मॉल फर्म अफोर्ड नहीं कर सकता, लार्ज फर्म अफोर्ड करेगा। और लार्ज फर्म भी तभी अफोर्ड कर पाएगा ना जब मान लो बड़ा सॉफ्टवेयर कोई यूज करेगा। ऑपरेशनल CRM हो गया जहां पर हम लोग मान लो ये लीड टू कन्वर्जन प्रोसेस मैनेज कर रहे हैं, O2C का प्रोसेस मैनेज कर रहे हैं, ये सर्विस का जो टिकट्स है उसको मैनेज कर रहे हैं, तो ये हो गया ऑपरेशनल CRM। और स्ट्रेटेजिक CRM हो गया कि CRM से हम क्या क्या फायदा लें, क्या ऐसी जानकारियां लें जो हमें अपने डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे, बेसिकली वही प्रोडक्ट डिजाइनिंग में हेल्प करे, कहाँ पे आदमी बैठाना है, कहाँ पे आदमी हटा देना चाहिए, किस एरिया में फोकस करना है। डिसीजन मेकिंग करने के लिए जो इंफॉर्मेशन और इंसाइट्स चाहिए वो स्ट्रेटेजिक CRM का काम है, ओके। तो चलो, जैसे यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हाउ ऑर्गेनाइजेशंस बिकम कस्टमर सेंट्रिक, हाउ इंडस्ट्रीज है बिकम कस्टमर सेंट्रिक। जैसे हेयर कटिंग से आजकल नाम हो गया हेयर स्टाइलिंग, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि पहले के ज़माने में लोग बस हेयर कट कराते थे, अभी आजकल यंगस्टर्स का ज़माना आ गया जो बोलते हैं मेरे को तो बहुत अच्छा दिखना है, मेरे को तो बढ़िया दिखना है, सबसे अच्छा दिखना है। तो जब अच्छा दिखना है हम लोगों को, तो उसके लिए हम लोग ऐसा क्या करें, उसके लिए हम लोग ऐसा क्या करें कि अच्छा दिखें। तो वो हेयर कटिंग वाले के पास जाके बोलने लगा मेरा थोड़ा ऐसे स्टाइल कर दो, ग्लैमर दिखना चाहिए। तो इसलिए वो फिर सुनते सुनते वर्ड है ना, लोग हेयर कटर जो है वो बना लिया अपने लिए वर्ड कि मैं हेयर स्टाइलिस्ट हूँ, है ना। आजकल अच्छे अच्छे सैलून में तो कटर बोलने से लोग बमक जाते हैं, ठीक है। हम लोग घर में बोलते हैं नाई, नौवा, नौवा बोल दीजिए आप किसी को जाके सैलून में, मारेगा पकड़ के, हम स्टाइलिस्ट है, नौवा नहीं है, समझ गए। तो पॉइंट ये है कि हेयर स्टाइलिस्ट जो जन्म ले लिया, ये कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक नया धंधा आ गया, एक नया वे ऑफ लुकिंग एट हेयर कट आ गया, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री कैसे शिफ्ट हो गया फ्रॉम कटिंग टू स्टाइलिंग, इसके बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट, CRM के साथ इश्यूज क्या है? इश्यूज है 2, एक कस्टमर का नीड आइडेंटिफाई करना और दूसरा उस नीड को एड्रेस करना। क्या स्ट्रेटजी लगाकर आप उसको एड्रेस करोगे, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज इन CRM, मतलब CRM को यूज करने के लिए या प्रोसेस को बनाने के लिए ये 2 चीज पे वर्क करना पड़ेगा। CRM को लेकर जब अपने स्ट्रेटजीज बनाएंगे तो स्ट्रेटजीज का गोल होता है
कि हम लोग नए कस्टमर्स जो प्रॉफिटेबल हैं उनको अट्रैक्ट करें और जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं वो हमारे साथ बने रहें. सेफगार्डिंग रिलेशनशिप्स विथ ओल्ड प्रॉफिटेबल कस्टमर्स. तो हमारे दो गोल हैं. एक, नए कस्टमर्स को हम लोग अट्रैक्ट करें और दूसरा, पुराने कस्टमर्स को रख पाएं, रिटेंशन. बट सीआरएम को लेकर काफी सारे मिस रिप्रेजेंटेशंस मार्केट में चल रहे हैं. ये आपको एग्जाम में पूछता है अलग से, ठीक है, कि लोग अलग अलग तरह से इसको इंटरप्रेट करने लगे. जैसे कुछ लोग बोलते हैं सीआरएम इज नथिंग बट डेटाबेस मार्केटिंग. रॉन्ग. सीआरएम में कितना सारा एस्पेक्ट है. डेटाबेस मार्केटिंग मतलब हो गया कि एक डेटा को खाली कैसे मेल करना है. जैसे एडवर्टीजमेंट करना है तो मतलब मेल करना. एडवर्टीजमेंट करने के लिए मैंने क्या बोला, मेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, कॉल करते हैं, एड्स चलाते हैं, तो सब कुछ सीआरएम में कैप्चर होता है. तो कुछ लोग बोलते हैं ये खाली डेटाबेस मार्केटिंग है. नहीं, इट इज़ मच वाइडर. इट इज़ नॉट जस्ट डेटाबेस मार्केटिंग, ठीक है. इट इज़ डिपेंडेंट ऑन डेटाबेस. ये जो कस्टमर डेटाबेस है उसी पे सब काम हो रहा है, वो अलग बात है. बट डेटाबेस के अलावा यहाँ पर मार्केटिंग के साथ सेल्स और सर्विस सब चीज़ पे ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है. इट इज़ मोर स्ट्रेटेजिक यूजेस. इससे इंसाइट्स मिलाकर लेकर हम प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, वे ऑफ डिलीवरिंग सर्विसेज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, मिस रिप्रेजेंटेशन 2. सीआरएम इज अ मार्केटिंग प्रोसेस. अभी तो समझा ही दिया कि नहीं मार्केटिंग नहीं है, इट एक्सटेंड्स टू सेलिंग एंड सर्विस फंक्शन ऑल्सो. ये कंसेप्ट तो समझा दिया. मार्केटिंग होता तो बस सिर्फ कस्टमर एक्विजिशन पे काम करते हैं, बट यहां पर आपका मार्केट क्या क्या है उसके अलावा आपको कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर डेवलपमेंट और सेलिंग एंड सर्विस फंक्शंस पे भी काम करना होता है. फिर सीआरएम इज एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इशू. तो कुछ लोग को क्या लगता है सीआरएम मतलब इतना सॉफ्टवेयर आईटी वाईटी ये सब हम लोग कहाँ से सकेंगे. ऐसा नहीं है. आईटी इज एन एनेबलर इन सीआरएम. सीआरएम मतलब आईटी नहीं है. सीआरएम मतलब ये पूरा प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है. जैसे आपको मैं अपना बात बताऊंगा, पहले मैं मिस प्रेजेंटेशन को ख़त्म करता हूँ कि मैंने एसजेसी में इसको कैसे यूज़ किया हुआ है. तो मिस रिप्रेजेंटेशन नंबर 4 क्या है, सीआरएम कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय एनी कंपनी. यस, दिस इज करेक्ट टू सम एक्सटेंट, बट एनालिटिकल पार्ट ऑफ सीआरएम इज नॉट फॉर ऑल कंपनीज. इट्स ओनली फॉर लार्ज कंपनीज बिकॉज द मोर यू वांट टू एनालाइज फ्रॉम इट द मोर कॉस्टली इट बिकम्स. फिर CRM is the technical name of loyalty scheme. No. So loyalty scheme is just a part of CRM whereby you are trying to reconnect with your existing customers. तो आपको इतना बड़ा डिटेल नहीं लिखना है, आपको छोटा सा एक लाइन लिखकर भी लिखने से चलेगा. तो CRM के प्रति ये सब मिस रिप्रेजेंटेशन है. यू हैव टू लर्न दिस कि ये मार्केटिंग प्रोसेस है. फिर बोल रहा है डेटाबेस मार्केटिंग है. तीसरा ये आईटी इशू हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे. चौथा बोल रहा है कि एनी कंपनी इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है. पांचवा बोल रहा है लॉयल्टी स्कीम्स है, ठीक है. छठा क्या बोल रहा है यहाँ पर, छठा नहीं बस यहीं तक है. तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मिस रिप्रेजेंटेशन है. लोगों को जिनको सीआरएम के बारे में नॉलेज नहीं है वो ये सब बातें बोलते हैं, ठीक है. तो सीआरएम में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे पॉइंट, इज इन्फोटेक डिपेंडेंट एंड इज बिल्ट अराउंड सॉफ्टवेयर दैट एनेबल एन एंटरप्राइज मैनेज कस्टमर रिलेशनशिप इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे. तो एक तरह से ये डेफिनेशन ऑफ सीआरएम यहाँ पे बताया हुआ है, ओके. इट इज अ बिजनेस और स्ट्रेटेजी दैट बिल्ड्स अराउंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन टू मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी. कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा. तो ये एक स्ट्रेटेजी है जिसके पीछे आपको लगना पड़ेगा. मतलब आप सीआरएम होल हार्टेड ही लगा सकते हो, हाफ हार्टेड क्या 99% हार्टेड भी आप नहीं लगा सकते. अगर सीआरएम का फायदा लेना है तो 100%
आपको CRM में कूदना पड़ेगा और सबको CRM यूटिलाइज करने का फोकस होना चाहिए, ठीक। It fosters customer-centric process. CRM is becoming important business strategy and companies are spending billions of dollars in CRM software world over. Yes, this is true. So, one of the most popular CRM on this earth is HubSpot. पता है? अब ये देखो, इसका कोई नाम अभी यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है। अब सोचिए आप एज अ पर्सन किसी कंपनी में CRM इंप्लीमेंट करने का सोच रहे हो, तो रियल वैल्यू कब ऐड होगी? जब आपने कोई 4 नाम तो बताए कि ये CRMs हैं, देखा जा सकता है। रियल वर्ल्ड इंप्लीमेंटेशन पे चलता है, ज्ञान से नहीं चलता है। हाँ CRM होता है, अब करना है बोलो। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये नाम हम लोग को निकालने में कितना मेहनत हुआ था हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि आपके घर में तो कोई आपको चिट्ठी देके नहीं जाएगा ना कि ये CRM होते हैं। You have to find out something that you want, then you have to find out which is good. There are hundreds of CRMs, but which is good? तो ये मेरा स्टडी है, मैंने आपको बताया। HubSpot नंबर 1, नंबर 2 Salesforce, नंबर 3 Zoho CRM. HubSpot is the king of all CRMs in the world. इससे बेटर CRM, यूजर फ्रेंडली CRM नहीं है। तो SJC started using it way back, ठीक है। Because our students were increasing, we were unable to catch up the whole of database, and I was having a vision of having customer centric and student centric institute. So somehow I went into CRM. And then I learned every damn process of the CRM, ठीक है। And all these whatever I am able to say, it's all by my old learnings of usage of CRM, not by reading this. मेरे को CRM पता है, in and out पता है, तो मैं खुद उसको कॉन्फ़िगर किया खुद। अभी इशू क्या हुआ? इशू हुआ कुछ, अच्छा पहले जब CRM मिला तो फ़ायदा क्या हुआ कि हम लोग पहला सर्वे रिसर्च चालू किए तो ये पता चला कि कुछ बच्चे हम लोग से नाराज़ थे, उन्होंने हमें फेस किया, मैं बताया, तो हमने उनका प्रॉब्लम को समझ के अपने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट इतना बड़ा हो गया है कि अब हम लोग स्टूडेंट से टच में नहीं रह पा रहे हैं कहीं ना कहीं कोई तो दुखी होगा हम लोग से। बट आज का ज़माना वैसा नहीं है, आज आप लोग की आवाज़ हम लोग बहुत इजीली सुन लेते हैं। तो मेरे को क्या बुद्धि आया उस समय कि शायद ये सब काम करने जाने का रास्ता क्या है, तो लगा कि सॉफ्टवेयर लेते उसी से काम होगा। तो HubSpot वाले से, अमेरिकन कंपनी है, तो मेरे को लगा कि काम बनेगा नहीं बनेगा पता नहीं। ट्रायल लिया तो वो लोग के वहाँ से मेल आ गया कि अगर आपको और कुछ जानना है तो आप हमें संपर्क करें, और नीचे में कोई इंडियन का आदमी का नाम था, तो इंडियन आदमी का नाम था तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। उसका नाम था आदित्य, साउथ इंडियन था, बेंगलोर से रहता, वो सिंगापुर में था, उनका एक सिंगापुर ऑफिस था, वहाँ से वो आया मेरे पास। तो मैं बहुत खुश हो गया, अरे भ्रम डाला हुआ था, कोई बोल रहा था अमेरिकन कंपनी है, तो इंडियन मैसेज किया तो मेरे को लगा नहीं यार तो सही है। तो देखो कितना फ़र्क पड़ता है, सेम कल्चर का आदमी मिल जाता है ना, तो कस्टमर कितना कंफर्टेबल हो जाता है, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो हमारे यहाँ पर भी एक चीज़ है कि जो लोग हमारे बंगाली क्राउड है कलकत्ता का या बंगाल का, वो हमें बहुत प्यार करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे जो टीम मेंबर्स है वो बंगाली मिल जाता है ना, तो उसको बहुत कंफर्ट आता है। नॉन बंगालीज को थोड़ा सा वो मन में आता है कि पता नहीं यहाँ पर क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, जैसे मेरे को आ रहा था अमेरिकन कंपनी है, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसे आता होगा। बट हम लोग कोशिश करते हैं आपको बेस्ट कंफर्ट देने का, वो अलग बात है। मैं समझा पा रहा हूँ आपको? तो
क्या हुआ कि ये HubSpot हमने फिर ट्रायल बेसिस में लिया, फिर वो समझाया पूरा डिटेल कि उसको कैसे यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा से समझाया, मतलब इतना अच्छा से कि हम फिदा हो गए। तो मेरे को समझ में आया, मैं क्या सोचता हूँ ना कैसे, अच्छा वो मेरे को ऐसे समझाया तो मैं फिदा हो गया, तो मेरा स्टूडेंट मेरे ऊपर कैसे फिदा होगा, तो मैं ऐसे सोचता हूँ। तो मैं सोचा कि अच्छा तो हम भी अपने स्टूडेंट्स को क्लास लेने के पहले ऐसे समझाएंगे तो वो भी फिदा हो जाएगा। तो हमारे काउंसलर्स को भी ऐसे ही ट्रेनिंग दिया गया कि तुम भी समझाया करो ऐसे, तो क्या होगा कि उसको लगेगा कि हम लोग सीरियस हैं, बहुत फर्क पड़ेगा। तो काउंसलर्स ऑल्सो ट्राई टू डू देयर बेस्ट, बट मैं आपको समझा रहा हूं कि CRM स्टार्ट वहीं से हो गया था, जब वो मेरे को समझा रहा था वहां से CRM चालू हो गया कि हम लोग को क्लिक करने लगा कि हम लोग को भी अपने स्टूडेंट को ऐसे समझाना है। फिर वो समझाता था कि ऐसे सॉफ्टवेयर में सब चीज़ कॉन्फ़िगर करो, ऐसे आप डेटा डालो, ऐसे सब कुछ करो। तो वी बिल्ट अ लॉट ऑफ थिंग इन द CRM, लॉट ऑफ थिंग। ऑल प्रोसेस लीड टू कन्वर्जन खाली हम लोग नहीं डाल पाए थे, ये लास्ट था। O2C हमने डाल दिया था, सर्विस वाला डाल दिया था, बिग डेटा एनालिसिस भी हम लोग वहां पे करते थे। हमें पता चलता था कि कौन सा स्टूडेंट शायद अभी कोई क्लास लेने वाला है, यहां तक हम लोग पहुंच चुके थे। एड्स वगैरह मैनेज कर रहे थे, सर्वे कर रहे थे, सिर्फ लीड टू कन्वर्जन नहीं डाला था, ठीक है, क्योंकि उसका प्रोसेस बनाना मेरे को बहुत लेट से आया। ये लीड टू कन्वर्जन के बारे में हम लोग की किताब में कहीं है ही नहीं, हम लोग तो फाइनेंस पढ़ रहे, मार्केटिंग पढ़ नहीं रहे, तो मार्केटिंग का कोई डिटेल बुक हम लोगों को मिला ही नहीं था। तो खुजते बहुत प्रोसेस समझ में आया, बहुत लेट हो गया, ठीक है। तब तक लगा कि यार अब लीड टू कन्वर्जन CRM में डाले कि नहीं डाले, ऐसा क्वेश्चन आ गया था। तो इवेंचुअली ये सारा करते 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 क्या हुआ कि एक दिन मैं अचानक देखा कि अपना PL में CRM कॉस्ट क्या है। तो CRM कॉस्ट वाज फ्लाइंग, मतलब it was coming more than 2 to 3 lakh rupees a month. Then suddenly it struck me कि what is happening here, why I am using this CRM at all. ये मेरे साथ हुआ। Then I started exploring all other CRMs. तब जाके मेरे को पता चला कि Salesforce है, Zoho है, और भी बहुत सारा CRM है। Then I started using their trial versions. Salesforce में गए, वो HubSpot से भी एडवांस था, बट उसका प्राइस HubSpot से भी ज़्यादा था। तो इसलिए मेरे नज़र में Salesforce थोड़ा सा सेकेंड नंबर पे रहेगा, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। Salesforce में डायरेक्ट यूज़ कर पाऊँ ऐसा ज़रूरी नहीं है, उसके लिए मेरे को खुद भी बहुत घाटना पड़ता। HubSpot ईजी टू यूज़ था, यूज़र फ्रेंडली था, और Zoho एकदम भी यूज़र फ्रेंडली नहीं था, और Zoho बहुत ही चीप था। तो इतना चीप था कि यूज़र फ्रेंडली नहीं दिख रहा था, तो फिर बड़ा कंफ्यूजन हो गया कि यार ये CRM लेकर हम कर क्या रहे हैं। आई एम बर्निंग 30 लाख रुपीज़ a year for what? I started writing down what benefits I am getting from the CRM and what if this CRM is not there. Then suddenly I, मतलब क्या होता है CRM में प्लान होते हैं, ये प्लान, वो प्लान, एडवांस प्लान, वो प्लान। तो मैंने थोड़ा सा प्लान को डाउनग्रेड करके 6 महीना चलाया, तो मैंने 30 लाख को 18-20 लाख पे लाया। मैं बोला यार अब क्या होता है देखते हैं, तो भी सब कुछ वैसे ही चल रहा था। फिर मैं और उसको डाउनग्रेड करा, 12 लाख पे लाया, तो भी सब कुछ वैसे ही चल रहा था। फिर मैं ऐसा कुछ माथा लगाया कि CRM होता क्या है वो समझते हैं, और अच्छे से जो मैं आपको आज ये समझाया ना, देखो करोड़ों रुपया का वो नॉलेज आपको दे पा रहा हूँ। ये करोड़ों रुपया का इन्वेस्टमेंट का नॉलेज है, 30 लाख को एक साल थोड़ी ना दिया, मल्टीपल ईयर्स दिया हूँ, फिर 18 भी दिया हूँ, फिर 12 भी दिया हूँ, है ना। तो लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये नॉलेज आया कि CRM है ही क्या। CRM इज अबाउट हैविंग दिस प्रोसेस। Yes, if you have an IT system or software which is integrated with all these,
alright, and it is in cloud, so it can be accessed from anywhere. It is an advanced tool so that everyone in the organization can see everything. ये एक फायदा है. तो मैंने देखा कि let us restart everything, because when I started I didn't have any knowledge about this process and all. Today I have knowledge of all the process. तो हमेशा ध्यान रखो, चीजों को पीरियड में ना रीस्टार्ट करना पड़ता है, तब एक नया तरंग, एक नया उमंग, एक नया परसेप्शन, एक नया फ्लेवर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आती है. कॉस्ट रिडक्शन होता है, प्रॉफिट बढ़ती है और एक नया सब कुछ देखने को मिलता है. तो मैंने ओवरनाइट एक डिसीजन लिया कि उसका रिन्यूअल करना पड़ता है. इस बार रिन्यू नहीं करेंगे. पहले कम करते गए, कम करते करते आए कि इस बार अब 12 लाख भी नहीं देंगे. वो लोग पीछे पड़े रहे, वहां का जो कस्टमर अकाउंट एग्जीक्यूटिव वो पीछे पड़ा रहा कि सर रिन्यू करो, रिन्यू करो, रिन्यू करो, ये बेनिफिट वो बेनिफिट. देन बट आई वाज क्लियर ऑफ द कंसेप्ट ऑफ CRM. तो आई सेड कि नो, आई विल नॉट रिन्यू एनी मोर. आई विल सी इफ रिक्वायर्ड, आई विल डेफिनेटली कम बैक अगेन स्लोली फ्रॉम 0 to 1 to 1.5 to 3. Again, I will see. But I will have to stop for the time being to understand how much my organization really needs CRM. अगर मेरे organization में ऐसा पैनिक क्रिएट हो गया कि CRM बिना नहीं चलेगा, CRM सांस नहीं आ रहा है, तब मैं जरूर ला दूंगा. तो I stopped everything. So I downgraded to its free version. And today we are just managing the service and ticket issues that you mail us. हम लोग को आप जो मेल करते हो ना, सिर्फ वही हम यहाँ पे मैनेज करते हैं और कुछ नहीं करते. In the CRM software, ठीक है. And for everything I created separate softwares using separate process. I will say separate process. Using normal Excel sheet and Google Sheets, and that took me quite a long time, but the immense satisfaction which I had, yes, I could create it, not alone, with my team. हमारा एक डेडिकेटेड टीम मेंबर बनाया गया जो ये सब करेगा. करा के ये जब हम लोग कर लिए, तो टुडे इज द सिनेरियो वेयर we feel that we don't need any kind of CRM as of now, and the number of students has increased. It is not that has decreased. So now point is, what is CRM? Is it a software? Are we not having CRM now? The answer is we do have CRM, but we don't need software for CRM. ठीक है, softwares can give you some structure, but they will cost you like you can't imagine. मतलब they will drain you basically. तो सॉफ्टवेयर उनको यूज करना है जिनको ना बहुत बड़ा बिग डेटा पे काम करना है, और सॉफ्टवेयर उनको यूज करना है जो अलग से सॉफ्टवेयर का पूरा निचोड़ निकालने के लिए एक टीम बैठाने राजी हैं, 4-5 लोग का. जैसे मान लो अगर मेरे यहाँ पर ये CRM का जस्टिफिकेशन शायद तब होता जब मैं इसके पीछे फर्दर 3 लाख और महीने का खर्चा कर रहा होता, प्लस CRM कॉस्ट प्लस 3 लाख अलग से 3-4 लोग बहुत पढ़े लिखे दिग्गज लोग बैठे होते जो उस CRM को निचोड़ कर, ये जो एक्सट्रैक्ट्स है, ये बिग डेटा एनालिटिक्स है, निकाल कर हमें समराइजेशन देते रहते, तो फायदा होता. ठीक है. बट इवेंचुअली मेरे को वहाँ पर खुद लगना पड़ रहा था. वहाँ पर मेरे को जो मैन पावर है वो कॉस्टली लगने लगा, और मैं सोचा कि हम लोग शायद CRM का प्रॉपर यूटिलाइजेशन अभी नहीं ले पा रहे हैं. इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है, जो ताकत है हम लोग उसको ठीक से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं.
और इसलिए हम लोग को एक बार स्टॉप कर देना चाहिए. एंड आई स्टॉप्ड इट एंड यू नो द प्रॉफिट्स स्टार्टेड इंक्रीजिंग. स्टॉप्ड इट मीन्स आई स्टॉप द IT वर्जन. तो IT वाला वर्जन से ही CRM बनता है ऐसा मत सोचना. मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ. IT वाला इसमें एड ऑन आ जाए, सॉफ्टवेयर आ जाए तो बहुत अच्छा है. ये उनके लिए मस्ट है, जैसे ओला, जैसे जोमेटो, उनके लिए बिना CRM के काम नहीं होगा. मेक माई ट्रिप, ठीक है, मेक माई ट्रिप जो कंपनी है उनके लिए सब CRM मैंडेटरी है, क्योंकि उनके जो वॉल्यूम ऑफ कस्टमर्स हैं वो हमारे ये सिस्टम्स हैंडल नहीं कर सकते. मैनुअली ये जो सिस्टम्स हमने शीट्स पे बनाए हैं वो नहीं चलेगा, हैंग हो जाएगा. उनका जो वॉल्यूम है, हम लोग का जो साल भर का वॉल्यूम है, उनका दिन का उससे ज़्यादा वॉल्यूम है. तो वहां पे CRM की रियल आवश्यकता पड़ती है, समझ गए. और वहां पे वो वर्थ इट भी है. इतना करोड़ों का वॉल्यूम है तो उसके सामने 30 लाख पीनट्स है. और हम लोगों के लिए हम लोगों ने अपने औकात से बाहर जाके एक सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट कर दिया. ये हमारे साथ हुआ, ठीक है. बट उस इन्वेस्टमेंट का निचोड़ आपको दे पा रहे हैं. अब ये इम्प्लीमेंटेशन आपके एक ऑर्गेनाइजेशन में कराना है तो इसका फीस मेरे को वापस कब मिलेगा? जब आप लोग मेरे को कंसल्टेंट बनाकर इंट्रोड्यूस कराओगे अपने कंपनीज में, तब मेरे को इसका फ़ायदा मिलेगा. नहीं तो ठीक है, यहीं तक ही सही. आप जितना समझ पाए उतना तक ही सही, ठीक है. समझ में आया आपको? बोलते हैं देयर इज अ डिबेट बिटवीन मैनेजरियल एंड टेक्नोलॉजिकल इश्यूज इन इम्प्लीमेंटिंग अ CRM. तो मैनेजमेंट इशू मतलब क्या है कि मैनेजरियल डिसिप्लिन्ड वे में CRM के सारे ऑब्जेक्टिव को यूटिलाइज कर पाएंगे कि नहीं, ये देखना है. और टेक्नोलॉजिकल इशू मतलब क्या है कि हम लोगों के जो डिफरेंट कस्टमर्स हैं, हजारों करोड़ों लाखों, उन सबको हम टेक्नोलॉजी से प्रोवाइड सर्व कैसे कर पाएंगे वो देखना है. तो ये क्या बोल रहा है? डिबेट बिटवीन मैनेजरियल एंड टेक्नोलॉजिकल इश्यूज इन इम्प्लीमेंटिंग CRM. मैनेजरियल अप्रोच टू CRM emphasizes a disciplined approach to customer relationship for maintaining profitable customers may be developed with or without involvement of technology. समझ में? मैनेजरियल इशू जो है ना, तो वो विदाउट टेक्नोलॉजी भी हो सकता है. मैं इसी पे आ गया कि मैनेज CRM सिस्टम मैं डिसिप्लिन से अपने कस्टमर के प्रति फोकस रहूँगा, तो मेरे को कोई टेक्नोलॉजी से ही काम करना ऐसा ज़रूरी नहीं. तो सिंपल शीट्स वर्ड से मेरा काम होता है, बिकॉज आई एम वेरी सीरियस. आई हैव डिसिप्लिन टीम हु कैन लुक आफ्टर द थिंग्स. अब ये प्रॉब्लम क्या पता है, डिसिप्लिन नहीं है अगर, तो CRM भी कुछ नहीं हो सकता. उसमें डेटा आते जाएगा, आप पगला जाओगे डेटा देखते देखते. हम लोग पगला गए थे डेटा देखते देखते. लाखों नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसमें घुस रहे हैं, है ना. तो डेटा देखते देखते पागल हो जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे क्या डेटा है. तो वो डिसिप्लिन हम लोग में मिसिंग हो रहा था. तो मैंने वो डिसिप्लिन लाने के लिए सब टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम को पहले बंद किया. अभी डिसिप्लिन आ जाए और लगे कि यस नाउ द टीम इज अवेयर ऑफ द पावर ऑफ CRM सिस्टम, देन वी विल गिव द टेक्नोलॉजी का बूस्टर टू इट. On the other hand, technological school emphasizes that in large organization, the notion of dealing with millions of customers across multiple channels is incomprehensible without systematized and upgraded IT. तो कहाँ पे CRM सही है? जहाँ millions of customers हैं. समझ गए? बोले ना, जितना हमारा साल का नहीं है, ठीक है, उनका डेली का जहाँ पे हो ना, जैसे बुक माई शो, जैसे मेक माई डिलीवरी नहीं, क्या नाम है, मेक माई ट्रिप, वहां पर CRM की आवश्यकता है. ओला, उबर, जोमेटो, ब्लिंकिट, Amazon, दे ऑल नीड CRM. Amazon का अपना CRM है. Amazon का CRM अलग है. आप Amazon में कोई देखना, आपके पास कोई भी सामान खरीदने के बाद हर समय मेल वेल आते रहता है. तो सब मेल वेल कौन भेज रहा है? वो CRM सिस्टम है उनका, वो भेज रहा है. और ऑटोमेटेड भेजता है, वो मैनुअली कोई आदमी भेज रहा है ऐसा नहीं होता. टाइप्स ऑफ CRM पढ़ना है. स्ट्रेटेजिक CRM, उसका 2 गोल है. नया कस्टमर आना चाहिए, पुराना रहना चाहिए. ये मैनेजरियल कॉन्सेप्ट है. कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस कल्चर लाने बोलता है,
ठीक है, जो लीडरशिप बिहेवियर्स में दिखता है। एंड डिज़ाइन ऑफ फॉर्मल सिस्टम्स ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी में इस तरह के फॉर्मल सिस्टम्स मतलब प्रोसेसेस ऐसे ऐसे बनेंगे, एसओपीज बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ऐसे ऐसे बनेंगे कि जैसा कस्टमर्स बोलेगा वैसा वैसा हम लोग को काम करते रहना है और उसको ट्रैक करते रहना है। नेक्स्ट ऑपरेशनल सीआरएम होता है क्या, जिसमें हम लोग बेसिकली कस्टमर्स को कुछ डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं या कस्टमर हमें डिटेल प्रोवाइड कर रहे हैं। इंटरैक्टिव पार्ट, कस्टमर सेल्स कर रहा है, कस्टमर के साथ हम लोग सेल्स कर रहे हैं अगर, तो हम लोग कहीं ना कहीं वहाँ सीआरएम में अपडेट करेंगे कि अब हमने इससे ये बात की, वो बात की, है ना बात की, तेना बात की, तो उस समय हम लोग सेलिंग पे बात करेंगे, उस समय हम लोग सेलिंग पे बात करेंगे। समझ में आया? तो सेलिंग रिलेटेड इंटरेक्शन। फिर मार्केटिंग मतलब एडवर्टीजमेंट हो रहा है तो कस्टमर कोई क्लिक करा एड वेड पे तो वो डेटा हम लोग के सीआरएम में आ जाता है। और आफ्टर सेल सर्विस मतलब कोई टिकट रेज हुआ तो वो भी डेटा हम लोग के पास सीआरएम में आ जाता है। तो ये सब क्या है, जहां पर कस्टमर इंटरैक्ट कर रहा है, इंटरफेस कस्टमर को भी दे देते हैं बहुत बार कि आप यहाँ पे लॉग इन करके अपना डिटेल भर सकते हो, तो वो इंटरफेस को हम लोग ऑपरेशनल सीआरएम बोलते हैं, जहाँ पे डेटा अपडेट होते रहता है या उनको रिक्वायरमेंट फुलफिल करके दी जाती है। तो इसमें एक अच्छा बनाया हुआ है, जैसे ये जो फ्लो बनाया हुआ ना, ये सीआरएम का बेसिकली पूरा प्रोसेस बोले तो ये सारा है। तो एक कंपनी में अगर इतना सारा प्रोसेस है तो वो पूरा परफेक्ट सीआरएम फॉलो कर रहा है विद और विदाउट टेक्नोलॉजी। कैंपेन मैनेजमेंट, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने कोई कैंपेन चालू किया, जैसे हमारे यहाँ पे कैंपेन्स बहुत सारे आते रहते हैं, आप एसजीसी में देखेंगे, है ना। कभी आएगा कि कोई मान लो वर्कशॉप हो रहा है, कोई मान लो करियर काउंसलिंग चल रहा है, तो ऐसे अलग अलग कैंपेन खुलते हैं। कभी हम लोग का कैंपेन आता है टीचर्स फेलिसिटेशन कैंपेन, कभी आता है स्टूडेंट फेलिसिटेशन कैंपेन, तो ऐसे अलग अलग कैंपेन आते हैं। इवेंट बेस्ड ट्रिगर मार्केटिंग ये ऑटोमेटेड होता है, ये आईटी बेस्ड है। ऑटोमेटेड मतलब अगर किसी ने ईमेल में क्लिक कर दिया, ईमेल भेजा गया था, ईमेल में क्लिक कर दिया तो नेक्स्ट ईमेल क्या जाएगा, उसको बोलते हैं इवेंट बेस्ड ट्रिगर मार्केटिंग। तो मैं ये सब में ना ललचा गया था एक्चुअली, ऑटोमेटेड देखकर ना यहीं पे मैं ललचा गया था कि कुछ करना नहीं पड़ेगा, सब सीआरएम कर लेगा। तो हबस्पॉट, ज़ो, सीआरएम और ये सब सेल्स फोर्स में ये सब बहुत खूबियाँ हैं। मेरे को ऐसा लगता था कि आदमी को बोल बोल के कितना करवाएंगे, ऑटोमेटेड एक बार सेट कर देंगे तो सब जाते रहेगा। पर समझ में आया कि ये ऐसा नहीं सोचा जा सकता है कि वन टाइम सेटअप करके आप छोड़ सकते हो। सिंस आपका कस्टमर का रिक्वायरमेंट हर समय चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट हर समय चेंज हो रहा है, तो जो मैसेजेस जाएंगे वो भी हर समय चेंज होंगे। तो ये हमारे को जो सीआरएम बेचा, वो सेल्समैन आदित्य नाम था उसका, वो इतना समझाने नहीं गया कि सतीश यू विल रिक्वायर दिस पर्टिकुलर टीम हु वुड बी कंसिस्टेंटली थिंकिंग अपॉन दिस थिंग। मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि एक बार सेट करके छोड़ देंगे, बट वो सेट करके छोड़ने से हो ही नहीं रहा था, और बार बार चेंज करो, बार बार चेंज करो, तो इट वॉज क्रिएटिंग लॉट ऑफ नॉइज। तो मुझे पढ़ाने से फुर्सत नहीं, और यहाँ पे जो टीम है उनकी एबिलिटीज उतनी बन नहीं रही थी, तो कहीं ना कहीं ऑटोमेशन से छुटकारा पाया हमने। बट अमेजोन वगैरह ये सब ऑटोमेशन बहुत यूज़ करता है, स्विगी जोमेटो बहुत यूज़ करता है। मार्केटिंग ऑप्टिमाइजेशन मतलब कहाँ पे इन्वेस्ट करें किस तरीके से, जिससे कि मार्केटिंग एड्स वगैरह का कॉस्ट कम से कम लगे। फिर सेल्स ऑटोमेशन का मतलब आपने देखा होगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन। तो फोर्स मैंने वैसे इसलिए काट दिया था क्योंकि मेरे को लगा कि सेल्स फोर्स मतलब सॉफ्टवेयर की बात कर रही है, बट सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहे। सेल्स फोर्स मतलब हमारा सेल्समैन का जो टीम है उसको भी सेल्स फोर्स बुलाते हैं। तो सेल्स फोर्स ऑटोमेशन का मतलब है अकाउंट मैनेजमेंट। अकाउंट मैनेजमेंट मतलब वही सीआर, जब ऑर्डर आ गया O2C प्रोसेस के लिए अकाउंट मैनेजमेंट लगता है। फिर क्या दिया हुआ है, लीड मैनेजमेंट। लीड मैनेजमेंट मतलब लीड टू कन्वर्जन, L2C प्रोसेस। अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट होता है जब होता है ना कि कई बार होता है, एक ऐसा भी प्रोसेस होता है लीड टू अपॉर्चुनिटी पे जाते हैं, मतलब हमको बात करके समझ में आता है कि वो क्या क्या हमसे परचेज कर सकता है, फिर अपॉर्चुनिटी टू कन्वर्जन करते हैं। बहुत बार होता है ना कि जैसे कोई नया जन ऐसे ही इंक्वायर कर लिया
तो लगा कि वो अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है, तो अगर अपॉर्चुनिटी है तो अपॉर्चुनिटी मार्क करके छोड़ दे, फिर अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट करते हैं। कभी कभी डायरेक्ट लीड को ही कन्वर्ट कर लेते हैं, कभी कभी क्या होता है अपॉर्चुनिटी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? पाइपलाइन मैनेजमेंट इज बेसिकली ओवरऑल, ये दोनों को ही पाइपलाइन मैनेजमेंट कंबाइन करके बोल सकते हैं। पाइपलाइन इज बेसिकली द एंटायर प्रोसेस मैनेजमेंट, इसको रिपीट कर दिया, लिखने का दरकार नहीं था। कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट इज, इसमें क्या होता है कि आपका जो कॉन्टैक्ट होता है, मतलब डेटा होता है, कस्टमर कौन किसको हैंडल करेगा। जैसे आपको याद हो, मैं इंडिया से हबस्पॉट में मेल करा, तो सिंगापुर से एक इंडियन मेरे को मेल किया, तो उन लोग का कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, इंडियन शुड बी टैग्ड विद इंडियंस। तो ऐसे कई सारे ग्रुप बनाए जाते हैं कॉन्टैक्ट के, जिससे कि आप किस पर्टिकुलर सेल्समैन को कौन सा कॉन्टैक्ट दोगे। ठीक है, कॉन्टैक्ट ओनर्स बनाए जाते हैं, कॉन्टैक्ट ग्रुप्स किए जाते हैं, कॉन्टैक्ट ग्रुप्स बनते हैं, और उसके हिसाब से कॉन्टैक्ट के ओनर्स बनाए जाते हैं जो उसको हैंडल करता है। फिर सीआरएम में ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि आप बस ओके करो मेल में, तो आपके लिए ऑटोमेटिक प्रपोजल जनरेशन हो जाएगा, आपको पूरा खुद से टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो था ना O2C में जैसे बताया था ना ई बिलिंग, वैसे ई बिलिंग के पहले ई प्रोपोजल्स वाला कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें बताया जाता है कि ये चीज देंगे और ये प्राइस आपको लगेगा। प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन का आइडियाज आपको मिल सकता है कि क्या होना चाहिए सर्वे से। सर्विस ऑटोमेशन मतलब वही केस और इशू मैनेजमेंट हो सकता है। फिर एक कम्युनिकेशन मैनेजमेंट भी होता है कि टाइम टू टाइम कोई इशू नहीं है, बट बिफोर इशू अराइजेस अपने को कुछ इंटीमेशन दे देना चाहिए। तो हम लोग सीआरएम से पहले आप लोग को मेल वेल करा कर रहे थे, अभी आजकल हम लोग मेल यूज करना कम कर दिया है, अभी फिगर आउट कर रहे हैं मेल का सॉल्यूशन। बट पहले हम लोग मेल बहुत करते थे स्टूडेंट्स लोग को, आजकल हम लोग मेल बंद कर दिए। देखते हैं मेल खुलते ही नहीं है लोग, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। अब क्या होता है आप लोग का ना, बच्चा लोग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मेल में व्हाट्सएप में दोनों में एक प्रॉब्लम है। आप लोग का मूड खराब होगा, आप लोग तुरंत मेल में अनसब्सक्राइब कर देता है या ब्लॉक कर देता है, और व्हाट्सएप में भी आप लोग ऐसा करता है। क्यों करता है हमको समझ में नहीं आता है। इतना सारा दुनिया से मैसेज आता है, आप उनको नहीं करते, और इंस्टीट्यूट को जो आपको पढ़ाना चाह रहा है, जो आपको बताना चाह रहा है, गाइड करना चाह रहा है, जिनसे आपका रिश्ता भी है, आप उसको ब्लॉक करते हो। तो उससे क्या होती है कि ईमेल की ना रेपुटेशन डाउन हो जाती है, और गूगल उसको ट्रैक करके स्पैम में डाल देता है, मतलब फिर उस ईमेल से जो भी मेल जाते हैं वो स्पैम बॉक्स में चल जाते हैं। तो खैर एनीवे, सो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में हेल्प करता है। क्यूइंग एंड रूटिंग क्या कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मान लीजिए अपने कई बार कोई कॉल करते हैं, ठीक है, तो बोलता है ना आपकी कॉल कतार पे है, आप हमारे सभी प्रतिनिधि अभी व्यस्त हैं, आप कुछ देर वेट करें, कोई ना कोई को हम कनेक्ट करने वाले हैं। तो ये रूटिंग करते हैं। और जब मान लो कोई खाली होता है तो उसके पास कॉल चला जाता है, ऑटोमेटिक डाइवर्जन होता है। सीआरएम में कैपेबिलिटी को ऑटोमेटिक पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर कर देगा। इसी तरह से जब मेल में भी बहुत सारे क्वेरीज आते हैं, डेली मान लो 1000 क्वेरीज आ रहे हैं, सॉल्व करने के लिए हम लोग 100 आदमी लगा रखे हैं या 20 आदमी लगा रखे हैं, जो भी, तो लाइन बाय लाइन सीआरएम एक डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो यही है क्यूइंग एंड रूटिंग। क्यूइंग मतलब वेट कराएगा कि आप कतार पे हो, और रूटिंग मतलब डिवाइड कर देगा अलग अलग टीम पे, और आप टीम ए से टीम बी में भी ट्रांसफर कर सके। बोलता है ना मैं अपने सीनियर को ट्रांसफर कर रहा हूँ, आप सुनिए थोड़ा, आप देखिए थोड़ा, तो केस ट्रांसफर भी करा जा सकता है। तो वो रूटिंग वाला चीज है। और सर्विस लेवल मैनेजमेंट भी ध्यान रखा जाता है। ये बेसिकली एक तरह का केपीआई है कि कितने दिन में आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जा रहा है, उसको बोलते हैं सर्विस लेवल मैनेजमेंट। इसका दूसरा नाम है टर्न अराउंड टाइम या रेजोल्यूशन टाइम। ठीक है, अब देखो सर को ये सब इतना पता है, क्यों? क्योंकि हम लोग घोट घोट के इसको यूज किए, और ये सब के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। एनालिटिकल सीआरएम क्या है? इट्स मेनली फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जितना डेटा कस्टमर से रिलेटेड कैप्चर हुआ है वेरियस सोर्स से, उसको सेंट्रलाइज डेटाबेस में स्टोर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, जिससे कि हम थोड़ा इंसाइट्स निकाल सकें कि कौन सा डेटा, कौन सा कस्टमर क्या चाह रहा है, क्या प्रोडक्ट चाह रहा है, क्या कस्टमर का बाइंग टाइम है, क्या कस्टमर का
नॉन बाइंग पीरियड है, स्लीपिंग पीरियड है कस्टमर का, ऐसा सब कुछ पता कर सकते हैं आप। और आजकल ये सारा चीज को बिग डेटा बोलते हैं। बिग डेटा आजकल सब में खाली स्ट्रक्चर्ड डेटा ही नहीं रहा, उसमें टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, क्लिक स्ट्रीम्स, लॉग फाइल्स एंड मोर, ये सब भी आ गया है। टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, क्लिक स्ट्रीम्स, लॉग फाइल्स एंड मोर, ये सब आ गया है। लॉट ऑफ अदर एस्पेक्ट्स हैव बीन कवर्ड। ठीक है, तो ये सब बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स ही दे सकते हैं। उसके लिए चाहिए तो फिर आपको सेल्सफोर्स में जाना पड़ेगा। सेल्सफोर्स एक बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है जो ये सब काम करके दे सकता है। मॉडल्स ऑफ CRM, ये बहुत ही मतलब जी घबरा देने वाला टॉपिक है, बट इसको चार्ट वार्ट बना के याद करना पड़ेगा और कोई इसका तरीका नहीं है। ये अलग अलग मॉडल्स डेवलप हुए हैं जो लर्न करना, आपको ये नया डाला है, पहले पुराने मैट में नहीं होता था। अलग अलग ऑथर ने अलग अलग मॉडल्स बताए कि किस तरह से आप CRM बिल्डअप कर सकते हो। तो ये बोल रहा है 4 एक्शंस आपको चाहिए IDIC मॉडल में टू बिल्ड क्लोजर 1-to-1 रिलेशनशिप विद कस्टमर्स, टू बिल्ड रिलेशनशिप्स। तो उसमें पहला एक्शन क्या कह रहा है IDIC मॉडल? I फॉर आइडेंटिफाई करो कस्टमर कौन है एंड उनसे डीप अंडरस्टैंडिंग उनकी डेवलप करो कि वो किस तरह के दिखते होंगे, क्या उनका फैमिली है, क्या उनका बिजनेस है, क्या उनका सोच है, वो सब डेवलप करो। दूसरा, डिफरेंशिएट योर कस्टमर्स टू आइडेंटिफाई विच कस्टमर्स आर मोस्ट वैल्यू नाउ एंड विच ऑफर मोस्ट वैल्यू इन द फ्यूचर। कौन सा फ्यूचर में देगा, कौन सा आज देगा, तो डिफरेंशिएट करो। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है? इंटरैक्ट करो, मतलब उनके एक्सपेक्टेशंस को समझो। ठीक है, अंडरस्टैंड कस्टमर एक्सपेक्टेशंस एंड उनका हमारे बिजनेस के साथ कैसा रिलेशनशिप है, विद अदर सप्लायर्स के साथ कैसा है, दूसरा ब्रांड्स के साथ कैसा है। ठीक है, कस्टमर क्या चाहता है और वो दूसरों के साथ कैसा रिलेशन मेंटेन कर रहा है, एंड रिलेशनशिप विथ अदर सप्लायर्स, विथ कॉम्पिटिटर्स, यू कैन से। कस्टमर का रिश्ता कॉम्पिटिटर्स के साथ कैसा, वो भी पता करो। और फोर्थ नंबर पता करो कि क्या आप कस्टमर को कस्टमाइज करके ऑफर या कम्युनिकेशन भेज सकते हैं जिससे कस्टमर को लगे कि आप उनके लिए बात कर रहे हो। तो ये सब मॉडल है, मतलब ये सब अगेन थॉट प्रोसेस है जो बैकग्राउंड में अगर आपके रहेगा तो आप अच्छा CRM प्रोसेस बना पाओगे, अच्छे से उसका बेनिफिट ले पाओगे। फिर एक फ्रांसिस बुटल ने अपने बुक में बताया CRM वैल्यू चेन। तो अगर आपने पोर्टर्स वैल्यू चेन पढ़ा है तो ये क्वाइट उसके जैसा मैचिंग है। उसमें भी प्राइमरी और सपोर्टिंग एक्टिविटीज था, इसमें प्राइमरी सपोर्ट बताया गया। पहला स्टेप बताया गया इधर कस्टमर पोर्टफोलियो एनालिसिस। बेसिकली इसमें क्या करना है, कस्टमर का कितना कैटेगरी है, ठीक है, डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ कस्टमर्स पता करना है। जैसे बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, रिटेल कस्टमर, कोई करते हैं होलसेल कस्टमर, कोई करते हैं बिजनेस हाउसेस, कोई करता है B2C कंज्यूमर्स, फिर उसमें भी फर्दर ग्रुपिंग कर लेते हैं। जैसे बैंक्स में सब बहुत होता है, HNI कौन है, नॉर्मल कौन है, कॉर्पोरेट कौन है, तो सेगमेंट्स करो। फिर कस्टमर इंटीमेसी, मतलब उनसे इंटरेक्शंस कितना अच्छा आप डेवलप कर रहे हो वो देखो। जैसे बैंक्स ने क्या किया, CRM सिस्टम डेवलप करने के लिए हर कुछ अकाउंट का एक रिलेशनशिप मैनेजर का कॉन्सेप्ट बनाया जो इंटीमेसी डेवलप करता है। फिर नेटवर्क डेवलपमेंट स्कोप मतलब है कि आप किस किस तरीके से अपने कस्टमर्स को सर्व कर सकते हो। स्कोप ऑफ सर्विसेज, स्कोप मतलब स्कोप ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जो उसका नीड है उसके हिसाब से आप क्या क्या उसको दे सकते हो। फिर वैल्यू प्रोपोजिशन डेवलपमेंट, मतलब वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का क्या फीचर्स होगा, ठीक है, उसका क्या फीचर्स होगा जो वो आपसे ही खरीदना चाहेगा। फिर मैनेज द कस्टमर लाइफ साइकिल, मतलब हो गया कि आपको ध्यान रखना है कि कस्टमर जब तक खरीदे तब तक आपसे ही खरीदे। ओके, और इन सब के लिए सपोर्टिंग एक्टिविटीज क्या, लीडरशिप एंड कल्चर, मतलब लीडर ऐसा सोचता है, वो सबको इसी तरह से सोचने पे मजबूर करता है, इसी तरह के सिस्टम्स बनाता है। और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में लोग जो फॉलो कर रहे हैं उसको कल्चर बोलते हैं। वो अगर इसी के अराउंड है तब ये काम होना है। डेटा एंड IT रहेगा तब ये काम होना है। पीपल, लोग होने चाहिए सब काम करने के लिए, और इन सब के लिए प्रोसेसेस होना चाहिए। लीडरशिप एंड कल्चर इज ऑल अबाउट थॉट प्रोसेस, ठीक है, थॉट प्रोसेस ऑफ लीडर एंड एम्प्लॉइज।
और ये डेटा एंड आईटी तो आप समझ गए कि हमको सॉफ्टवेयर मिल जाए तो और अच्छा, ये सपोर्टिंग एक्टिविटी है। पीपल मिल जाए तो और अच्छा, पीपल बिना तो काम होना ही नहीं है। इन सब के लिए करने के लिए आदमी चाहिए। कुछ कंपनियों में पता है सिर्फ इसको करने के लिए आदमी चाहिए। इतना लार्ज वॉल्यूम ऑफ कस्टमर है कि क्या पता है। इंटरेक्शन के लिए अलग आदमी चाहिए। कई बार आपको लगता है सेल्स वाला इंटरेक्शन करेगा, तो सेल वाला सेल नहीं कर पाएगा। इंटरेक्शन करने के लिए सीआरएम या कस्टमर अकाउंट एग्जीक्यूटिव जैसा चाहिए। फिर प्रोडक्ट और सर्विसेज का स्कोप बनाने के लिए अलग आदमी चाहिए। सबके लिए जहाँ अलग अलग टीम लगा दोगे तो ये काम चल जाएगा। टीम नहीं लगाओगे तो फिर ये सब काम धरा का धरा रह जाएगा। तो हमारे केस में क्या होता था कि हमारे पास आईटी आ गया था, लीडरशिप आ गया, कल्चर आ गया, ठीक है। हम लोग पीपल नहीं जुगाड़ कर पाए, या पीपल के ऊपर हमारा सोच डेवलप नहीं हुआ कि हम पीपल हायर करके शुरू दिन से पीपल घुसाएं। पीपल मतलब पहले मैं ही था, धीरे धीरे जब डेलीगेट करने लगा तो मेरे को लगने लगा कि यार इतना पीपल रखेंगे तो एक सीआरएम के पीछे तो इतना कॉस्ट सीआरएम का लग रहा है, फिर सीआरएम के पीछे पीपल का कॉस्ट, तो पता चला सारा कंपनी का जो कॉस्ट है वो वहीं चला जाएगा। तो फिर मैंने वही कैलकुलेशन किया ना कि कब सीआरएम सॉफ्टवेयर वाला लेना चाहिए, मतलब मिलियन हो कस्टमर्स तब लेना चाहिए। मिलियन के नीचे सोचना ही नहीं चाहिए। 1 मिलियन कस्टमर है, सीआरएम ले लो। 1 मिलियन के पहले सोचो ही मत। इफ यू आर थिंकिंग बिलो 1 मिलियन के मैं सीआरएम ले लूंगा तो वो वर्थ इट ही नहीं है। नेक्स्ट, पेन एंड फ्राउन्स 5 प्रोसेस मॉडल है। तो ये 5 प्रोसेस मॉडल हम लोगों का कह रहा है कि आपका पहला है स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्रोसेस, दूसरा वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस। स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्रोसेस मतलब आपको ये सोचना है कि आप क्या चाहते हो, उसको सोचने का भी प्रोसेस बनाओ। कि आप कस्टमर रिटेन करना चाहते हो, कि आप नया कस्टमर अट्रैक्ट करना चाहते हो, सोचने का भी प्रोसेस। वीसीपी वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस मतलब हो गया कि उस कस्टमर को लाकर आप क्या अलग दोगे जो बाकी नहीं दे रहे हैं, कैसा प्रोडक्ट, कैसा फीचर्स, कैसा सर्विस, तो उसका भी स्टेप्स बताइए जिससे उस कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो ये दोनों जब सोच रहे हैं तो स्ट्रेटेजिक सीआरएम है। फिर सेकंड क्या, ऑपरेशनल सीआरएम रिलेटेड मल्टी चैनल इंटीग्रेशन प्रोसेस। अब जैसे क्या होता है, कस्टमर आपसे इंटरेक्ट कर रहा है ट्विटर पे, इंटरेक्ट कर रहा है आपके वेबसाइट पे, आपसे इंटरेक्ट कर रहा है ईमेल पे, आपको फ़ोन भी कर रहा है, तो सारा डेटा एक ही जगह रहे उसको आपको लाने का सोचना चाहिए। उसको बोलते हैं मल्टी चैनल इंटीग्रेशन प्रोसेस। ये चीज़ आईटी बिना नहीं हो सकता। फोर्थ है परफॉर्मेंस असेसमेंट प्रोसेस, मतलब आपको देखना है कि आप जो सिस्टम यूज़ कर रहे हो उससे क्या फ़ायदा हो रहा है। और फिफ्थ है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट प्रोसेस, जिसमें आप जितना भी इंफॉर्मेशन गैदर किए हैं उसको प्रॉपर वे में रखना, जिससे कि आप फर्दर इंसाइट्स डेवलप कर सको, उसको हम लोग एनालिटिकल सीआरएम कहते हैं। तो एनालिटिकल एस्पेक्ट है ये दो, ये ऑपरेशनल एस्पेक्ट है, दो स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट है। अगर आप ये सब पॉइंट्स को समझ जाते हो और आप फिर सीआरएम को इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं इस मॉडल से चलता हूँ, ये 5 चीज़ को फॉलो करता हूँ माथा में, बैकग्राउंड में, और उसके हिसाब से सारे प्रोसेस बनाता हूँ, तो आपको इम्प्लीमेंटेशन ईजी लगने लगेगा। फिर एक और है गार्टनर्स कॉम्पिटेंसी मॉडल, और इसने बताया, देखो ये VSP-PITM, वी फॉर बोल रहे सीआरएम का विजन डेवलप कर लो पहले, लीडरशिप कौन लेगा, सोशल वर्थ इसका कुछ है, वैल्यू प्रोपोजिशन है कि नहीं है। सोशल वर्थ मतलब कि बेसिकली ये बोलना चाह रहा है, सोशल वर्थ मतलब क्या बोलूँ मैं, कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के अलावा एक्सटर्नल टू ऑर्गेनाइजेशन इसका क्या वैल्यू है। सोशल वर्थ मतलब कोई फिलेंथ्रोफी एक्टिविटी नहीं हो रही है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों आपको वर्थ देखना है कि कस्टमर भी अप्रिशिएट करेगा कि आप ऐसा सिस्टम यूज़ कर रहे हो, उसको ज़्यादा फायदा हो रहा है। फिर वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है वो आपको समझाया, जैसे वैल्यू डेवलपमेंट प्रोसेस, कि आप एक्स्ट्रा क्या कस्टमर को अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में दोगे। सीआरएम स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है कि आपको अब एक्शन प्लान्स बनाने हैं, क्योंकि ये तो सोच है, विजन इज जस्ट अ सोच, स्ट्रेटजी मतलब एक्शन प्लान बनाने हैं। आपको पहले भी बताया था, स्ट्रेटजी सिर्फ स्ट्रेटजी सोच के मतलब नहीं है, उसको एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए उसको डे टू डे एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट करना है। तो इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव्स और ब्रेक डाउन करने पड़ेंगे कि क्या एग्जैक्टली आप चाहते हो, सेगमेंट्स डालने पड़ेंगे कस्टमर्स के, क्या क्या प्रोडक्ट लाइंस हैं उस हिसाब से डालिए या जैसे भी डालिए, और उनसे इंटरेक्शंस बिल्डअप करने का सिस्टम बनाना पड़ेगा। फिर वैल्यूड कस्टमर एक्सपीरियंस, मतलब आपको देखना है कि कस्टमर एक्सपीरियंस को आप वैल्यू करेंगे, उसके लिए उसकी रिक्वायरमेंट को समझें, उसके एक्सपेक्टेशंस को मॉनिटर करते रहें,
सेटिस्फैक्शन के ऊपर फोकस करें, कोलैबोरेशन करें, फीडबैक लेते रहें और बेटर करते रहें। फोर्थ पॉइंट ऑर्गेनाइजेशनल कोलैबोरेशन, मतलब सब कोई मिलके, ऐसा नहीं कि सिर्फ लीडर सोचेगा, हर टीम ऐसा सोचे, कस्टमर अंडरस्टैंडिंग लाए, पीपल स्किल्स कॉम्पिटेंसीज बढ़े, एम्प्लॉय में भी एक दूसरे में कम्युनिकेशन हो, और हमारे पार्टनर और सप्लायर्स भी कई बार इस डेटाबेस को एक्सेस करके इनके इंटरेक्शंस को समझ सकें। सीआरएम प्रोसेस पूरा, जो अंदर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस होते हैं, वो सारे को बनाना और समझना। नॉलेज मैनेजमेंट बोला है इसमें और कस्टमर लाइफ साइकिल बोला है, बट इसमें और भी कुछ हो सकता है, ऐसा मेरे को लगता है। फिर इंफॉर्मेशन से डेटा एनालिसिस करें, टेक्नोलॉजी यूज़ करके एप्लीकेशन और आर्किटेक्चर जो बनाना है, बेसिकली वो सॉफ्टवेयर की बात हो रही है कि सॉफ्टवेयर जो है वो अगर आप लोग बना रहे हो अपने से खुद का, तो बहुत रोबस्ट बनाएं और ऐसा बनाएं कि दूर से भी उसको यूज़ कर सकेंगे। फिर सीआरएम मैट्रिक्स। सीआरएम मैट्रिक्स क्या है? व्हाट इज सीआरएम मैट्रिक्स? मैट्रिक्स मतलब आपको मेजर करना है कि सीआरएम से फायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो कॉस्ट टू सर्व क्या आ रहा है? तो हमारे यहाँ पे कॉस्ट टू सर्व बहुत बढ़ गया था यार, इसलिए हम लोग को बंद करना पड़ा। तो सीआरएम से कॉस्ट टू सर्व ट्रैक करते रहोगे तो समझ में आएगा आपको कि कितने यूजर्स को हम लोग सर्व कर रहे हैं और क्या कॉस्ट लग रहा है उस सीआरएम के पीछे। तो कॉस्ट टू सर्व क्या है, सेटिस्फैक्शन क्या है, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन का भी सर्वेज होता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वेज करो, लॉयल्टी कस्टमर की कैसी बनी हुई है वो देखो। सोशल कॉस्ट मतलब हो गया कि आपके सीआरएम के कारण आपके यहाँ पे जो कॉस्ट आ रहा है ठीक है, बट क्या सीआरएम के कारण कस्टमर का भी टाइम का कॉस्ट बढ़ रहा है, कस्टमर का भी फायदा क्या हो रहा है। ठीक है, समझो ऐसा कि एम्प्लॉय का कोई कॉस्ट बढ़ रहा है आपके सीआरएम के कारण, उसका स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो सोशल कॉस्ट मतलब आपके लिए जो कॉस्ट है ठीक है, बट बाहर वालों का भी कोई कॉस्ट बढ़ रहा है क्या आपके कारण, इस सीआरएम सिस्टम के कारण। तो बहुत एक्सेप्शनल केस है, ऐसा होता नहीं है आजकल, बट ये एक मॉडल में सोचने के लिए बोला है कि उसका भी ध्यान रखो कि आपके कारण किसी कस्टमर का कॉस्ट ना बढ़े। ठीक है, किसी सप्लायर का कॉस्ट ना बढ़ जाए, किसी एम्प्लॉय का कॉस्ट ना बढ़ जाए। तो इसको याद रखने के लिए कोड वर्ड यही है, विजन, स्ट्रेटेजी, फिर वैल्यू, कस्टमर एक्सपीरियंस, फिर यहाँ पर एक छूट गया है फोर्थ नंबर, ऑर्गेनाइजेशनल कोलैबोरेशन, फिर फिफ्थ है सीआरएम प्रोसेस, सिक्स्थ है इंफॉर्मेशन, सेवेंथ है टेक्नोलॉजी और आठवां है मैट्रिक्स। तो इसके साथ देखो सीआरएम का भी सारा ज्ञान खत्म हुआ। मैंने अपनी तरफ से आपको बेस्ट ज्ञान दिया, बेस्ट नॉलेज दिया, और आपको चीज़ें ऐसे ही याद हो जाएंगी अगर आप ध्यान से बस क्लास करेंगे तो, बट आप समरी बनाएंगे तो वर्ड्स ऑफ इंस्टीट्यूट आपको दिमाग में बैठेगा। भी वर्ड्स जब तक नहीं बैठता है ना तब तक दिक्कत होता है एग्जाम हॉल में। ठीक है, एग्जाम हॉल में अपना वर्ड नहीं चलेगा, इंस्टीट्यूट का वर्ड चलेगा। तो पूरा वर्बेटिम तो हम लोग नहीं याद रख सकते, बट स्टिल वी शुड ट्राई आउट। तो समरी जो बनाओगे उसका पॉइंटर्स दे दे रहा हूँ सो दैट यू कैन इजिली मेक। O2C प्रोसेस एक है, तो O2C में आप क्या लिखोगे, व्हाट इज O2C लिखोगे, एंड टू एंड प्रोसेस था। फिर उसका डायग्राम बनाओगे, फिर उसका टॉप KPIs या जितना भी KPIs था उसमें टॉप 3 था और अदर KPIs भी था, अदर KPIs तो उसको डालोगे। फिर फोर्थ नंबर मैंने O2C का बताया नहीं था ना आपको, नहीं, मेरे को पता नहीं, अचानक लगा कि मैंने O2C बता दिया। ठीक है, फोर्थ KPIs के बाद आप अदर KPIs भी लिख लिए, फोर्थ बेनिफिट्स लिखोगे O2C का। तो ये सब पॉइंटर्स दे दे रहा हूँ, इसका आप डिटेल नोट्स ऊपर से देख के बनाओगे। आप अपने से भी कुछ और भी लिख सकते हो, कोई ऐसा नहीं कि यही लिखना है। फिफ्थ नंबर बेस्ट प्रैक्टिसेस टू ऑप्टिमाइज O2C, वो भी लिखोगे। फिर सेकेंड टॉपिक था CRM टॉपिक, तो CRM में CRM के इश्यूज लिखोगे आप, मिस रिप्रेजेंटेशन लिखोगे। मिस रिप्रेजेंटेशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं चला के। ठीक है, तो CRM में डेफिनेशन है, फिर मिस रिप्रेजेंटेशन के बाद डेफिनेशन है, फिर टाइप्स है,
डेफिनेशन है, फिर मैनेजरियल एंड टेक्नोलॉजिकल इश्यूज है, ये एक और है, मैनेजरियल एंड टेक्नोलॉजिकल इश्यूज। ये हेडिंग दे दिया जिससे आपको ध्यान रहे। आप वो सब आराम से मेरा नोट्स लेके मार्क कर सकते हो, कोई उसमें टेंशन की बात नहीं होनी चाहिए। मिस रिप्रेजेंटेशन है, फिर डेफिनेशन है, फिर मैनेजरियल एंड टेक्नोलॉजिकल इश्यूज है, फिर टाइप्स ऑफ सीआरएम है, उसमें 3 है, स्ट्रेटेजिक, तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा। उसका गोल क्या है, 2 गोल था, अट्रैक्ट और रिटेन। फिर ऑपरेशनल में पूरा अगर आप वो चार्ट लिख लें, मार्केटिंग में क्या है, सेल्स में क्या है, सर्विस में क्या है, जैसा मैंने आपको एक एक फ्लो बताया। थर्ड है एनालिटिकल, जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिग डेटा है, ये सब वर्ड्स कीवर्ड्स उठा के लिख लेंगे। फिर 6th है आपका मॉडल्स इन सीआरएम। मॉडल्स को लेकर अगर आप जैसे कुछ चार्ट वार्ट जैसा बना ले तो ज़्यादा बेटर है। एक IDIC मॉडल, तो उसके बारे में जो है वो IDIC यहाँ पे फुल फॉर्म लिख लेंगे। फिर है CRM वैल्यू चेन, तो वैल्यू चेन का अगर आप डायग्राम बना लेंगे तो आपको इजी लगेगा। आप वैल्यू चेन का डायग्राम बनाएं, यहाँ पे बड़ा करके बनाएं ना, थोड़ा नीचे करके बना ले। और फिर तीसरा आपका पेन एंड फ्रोज 5 प्रोसेस था, तो वो आपको लिखना है। फिर गार्टनर्स मॉडल था, गार्टनर मॉडल, गार्टनर्स कॉम्पिटेंसी मॉडल, तो उसमें 8 पॉइंट था, वो VSVPIOPITM, तो वो पॉइंट्स को आपको यहाँ पे नीचे नीचे लिख लो, या इसका फर्दर ऐसे चार्ट बना लो। फिर ऐसे बनाकर इसका पॉइंट्स के अंदर भी कोई पॉइंट्स है तो वो भी इसके नीचे 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 लिख लो। तो लाइकवाइज दिस शुड कंटिन्यू। इसका डायग्राम से काम हो जाएगा, इसमें IDIC के बारे में लिखने से हो जाएगा। और 5 प्रोसेस में जैसे था ना, इसमें ऐसे 3 ग्रुप था, एक स्ट्रेटेजिक था, या 5 पॉइंट बनाकर आप 1 2 3 4 5 आएगा, तो आपको ध्यान होगा कि पहला 2 स्ट्रेटेजिक था, ये स्ट्रेटेजिक था, तो ऐसे मार्क कर लोगे तो ध्यान रहेगा। फिर एक ऑपरेशनल था और 3 हो गया, और ये 2 जो था वो आपका एनालिटिकल था। तो पॉइंट्स कैसे लिखना मैंने आपको रफली आइडिया दे दिया है, स्केच दे दिया है, अब आपको ये मेहनत खुद से करना है। CRM से एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप ये मान लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत अच्छा टॉपिक भी है सीखने के लिए। अब एग्जाम में क्या आएगा नहीं आएगा वो थ्योरी हम लोग है ना चैप्टर के एंड में कैप्चर करके पढ़ेंगे, बट फिलहाल आप यहाँ तक कवर करिए। फिर थ्योरी हम लोग जब आएगा तब अटेम्प्ट करेंगे, सोचेंगे कि क्या लिख सकते हैं, कहाँ से लिख सकते हैं, हमारा समरी नोट्स कैपेबल हुआ कि नहीं हुआ। मेरा रिकमेंडेशन है समरी नोट्स पेज में बनाया जाए, जिससे कि हम इसके नीचे भी और भी ऐड कर पाएँ। या आप जो भी समरी नोट्स बना रहे हो आप उसके बाद हर कॉपी में बनाओगे ना, तो क्या होगा कि फिर कुछ ऐड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप कॉपी में नहीं बनाकर समरी नोट्स जो भी है वो पेजेस में बनाएं। और कॉपी में बना रहे तो फिर एक एक यूनिट के बाद 4-4 पेज छोड़ें कि फ्यूचर में ऐड कुछ करना हो तो करेंगे, ऐसा सोच के बनाएं। ठीक है, तो आई होप आपको मजा आया और बहुत सारा चीज कंसेप्चुअली बैठ गया दिमाग में। वर्ड्स भले ही आपको आगे पीछे होगा थोड़ा सा, है ना, वो मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके याद होगा, बट CRM, O2C, रिवर्स मैपिंग, ये सब नाम सुनते ही आप खट से किसी को भी समझा दोगे, ये मेरा दावा है मेरी क्लासेस से। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है ना अभी यहाँ तक, तो डेफिनेटली आपको मज़ा आ रहा है। थोड़ा मोबाइल उठाइए और बताइए, और एक काम और करना है, अपने दोस्तों को भी बताइए। रेफरेंसेस बहुत सारा चाहिए हम लोगों को, तभी हमारे में ज़ील आता है कि और मेहनत करना है। आप नहीं बोलेंगे तो चलेगा नहीं। हम लोग कोई होर्डिंग वाला मार्केटिंग या टीवी चैनल वाला मार्केटिंग तो हम लोग करते नहीं है, कर ही नहीं सकते हैं, हमारे मिलियंस ऑफ कस्टमर्स तो है नहीं, तो हम लोग आपके रेफरेंस पे ही चलते हैं। तो रेफरेंस क्या है ना, कोई पूछेगा तो बता देगा, वो पैसिव रेफरेंस नहीं चाहिए, एक्टिव रेफरेंस चाहिए,
जहाँ पे आप चला के दावा देकर बोल रहे हो लोगों को कि एसपीएम पढ़ना है तो यहीं पढ़ना है, बीवी पढ़ना है तो यहीं पढ़ना है, ऐसा ठोक बजा के चला के बोलना पड़ेगा, बिना कोई पूछे फिर भी ग्रुप में 10 बार बोलना पड़ेगा, खोज खोज के लोग जहाँ क्वेरी कर रहे हैं वहाँ पे जाके बोलना पड़ेगा, तब हम समझेंगे कि आप मेरे लिए भी थोड़ा वैल्यू ऐड कर रहे हो। ठीक है, अगर हम लोगों को टीवी से जुगाड़ करना होता, बड़े बड़े ऐड से जुगाड़ करना पड़ता, तो हम आपका फीस बढ़ाते, फिर तो हमारा इंडस्ट्री वैसा चलता ही नहीं ना। नॉर्मल इंडस्ट्री क्या है, कोको कोला बनता है 50 पैसा में, बिकता है 15 रुपया में, तो ये क्या चक्कर है, ये बिकॉज इंडस्ट्री ऐसा है कि वहाँ पे प्रचार करने के लिए लोग अपना तो करते ही हैं, बट वो लोग इतना मैसिव एडवर्टीजमेंट कर पाते हैं कि उससे वो कर लेते हैं पैसा रिकवर। बट हम लोग यहाँ पे तो यार जो कॉस्ट है वही आपसे ऑलमोस्ट आसपास लिया जाता है, हम लोग उस तरह का मार्जिन पे तो काम नहीं कर रहे ना। ठीक है, तो चलता कैसे ही एडवर्टीजमेंट हमारा वर्ड ऑफ माउथ पे, रेफरेंस पे, तो आप जहाँ रेफर करोगे वहाँ हमें लगेगा कि हमारा मेहनत और सफल हो रहा है, तो हमारा क्लास ही हमारा एडवर्टीजमेंट है, हमारे बच्चे ही हमारे एडवर्टीजमेंट है। तो आपका रिजल्ट आएगा तब तक आप क्या होगा, दूसरी दुनिया में चल जाओगे, आपके टच छूट जाएंगे करंट लोगों से, तो आपका रेफरेंस फिर कितना ही काम आएगा। बट जब आप स्टूडेंट रहते हो तो आपका ज़्यादा जन से टच रहता है, तो आपका रेफरेंस ज़्यादा काम आएगा, तो आपको अभी रेफर करना है। ठीक है, और समझ में नहीं आया तो बात करो भी, फिर पैसा वापस लो, और क्या बोले आपको। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।